Hello everyone, welcome all of you to my YouTube channel RM Classes, the platform for physics and biology। हमने फिजिक्स को स्टार्ट कर लिया है 11 के चैप्टर वेक्टर से। ऐसे करके हम 11 के सारे चैप्टर्स कवर करेंगे। उसके बाद हम 12 के इलेक्ट्रोस्टैट से स्टार्ट करेंगे और 12 के सारे चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। तो वेक्टर का पहला लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया था। उसमें हमने समझा था कि वेक्टर और स्केलर में डिफरेंस क्या है। अभी तक हम स्केलर से डील कर रहे थे, तो क्यों हमें वेक्टर्स की ज़रूरत पड़ी। तो आपको जवाब मिल गया होगा कि वेक्टर की इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंस है। हमने स्केलर में डायरेक्शन को ऐड कर दिया तो क्या बन गया, वेक्टर। जैसे डिस्टेंस था स्केलर क्वांटिटी, उसमें हमने डायरेक्शन को ऐड कर दिया तो क्या बन गया, डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट बन गया। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। हमारे पास था स्पीड, स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी सी मैग्नीट्यूड। उसमें हमने डायरेक्शन ऐड कर दिया तो क्या बन गया, वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैंने अगर आपको ऐसा बोला कि 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये मैंने क्या बोला, स्पीड बोला या वेलोसिटी बोली, स्पीड बोला। लेकिन अगर मैं ऐसा बोल दूं कि 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ, तो मैंने क्या बोला, वेलोसिटी बोला। तो डायरेक्शन से फुल इंफॉर्मेशन पता चलता है कि उसका मूवमेंट कैसा है, वो क्या कहना चाहता है। तो डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस हमने समझा। उसके बाद हमने देखा कि वेक्टर्स के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक देखें। उसके बाद हमने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लिए थे, आज ये थर्ड फोर्थ और फिफ्थ देखना है, सॉरी। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देख लिए थे। तो आज हम शुरू करते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट से। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज शिफ्टेड और रोटेटेड देन द वेक्टर विल नॉट चेंज बट द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर विल बी चेंज्ड। ये क्या कहना चाह रहा है, मान लो ये एक वेक्टर है, ए वेक्टर। इसका हमने एक फ्रेम ले लिया, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लिया, ये वाला, ये एक्स एक्सिस है। मान लो ये एक्स एक्सिस है। इसके रेफरेंस में मैंने इसको बताया कि ये एक्स एक्सिस एंगल थीटा है। जिसके रेफरेंस में बताया उसका डायरेक्शन और उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। तो ये सेंटेंस क्या कहना चाहता है कि अगर मैं इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को शिफ्ट कर दूं या रोटेट कर दूं तो वेक्टर चेंज नहीं होगा। देखते हैं, मान लो ये हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया था, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को मैंने थोड़ा सा टर्न कर दिया। अब ये है एक्स एक्सिस। पहले ये एंगल कितना बना रहा था, थीटा, इस एक्स एक्सिस के साथ। अब इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ कुछ और एंगल बना रहा होगा, मान लो ये थीटा डैश है। तो क्या वेक्टर चेंज हो गया। पहले हमने इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया था, अब हम इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहे हैं, तो क्या वेक्टर चेंज हो गया, नहीं। वेक्टर के पास क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है। तो क्या हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज किया तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, नहीं। क्या वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो गया, नहीं। क्यों, क्योंकि ये जब हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया था तब भी ये डायरेक्शन इस साइड शो कर रहा था, और जब हमने ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया तब भी ये डायरेक्शन इसी साइड शो कर रहा है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो जाने के बाद भी ना तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, ना ही इसका डायरेक्शन चेंज हुआ। और वेक्टर के पास दो ही चीज तो होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। उसमें अगर चेंज ही नहीं हुआ तो वेक्टर कैसे चेंज हो जाएगा। तो अब समझ में आया। इफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज शिफ्टेड और रोटेटेड, ये मैंने शिफ्ट कर लिया या रोटेट कर लिया, देन द वेक्टर विल नॉट बी चेंज्ड। अब दूसरा पढ़ो, बट द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विल बी चेंज्ड। कंपोनेंट मतलब क्या, देखो हम ये एक वेक्टर लेते हैं, ए वेक्टर। मैंने कहा कि इसका कंपोनेंट इस एक्स एक्सिस पर लो एंगल थीटा बन रहा है। इस वेक्टर का, ए वेक्टर जो है, इसका कंपोनेंट लेना है एक्स एक्सिस पर, तो क्या होगा कंपोनेंट, ए कोस थीटा, यही होता है ना। तो इसका मैंने इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, पहले वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे अगर कंपोनेंट लिया तो क्या आएगा, ए कोस थीटा। इसका मैंने इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे कंपोनेंट लिया तो क्या आएगा, ए कोस थीटा डैश। ये दोनों अलग अलग है या सेम है, दोनों अलग अलग है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंगल थीटा है, यहाँ पे एंगल थीटा डैश है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों अलग अलग है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करने के बाद वेक्टर चेंज नहीं हुआ, बट वेक्टर का जो कंपोनेंट होता है वो चेंज हो गया। तो यही लाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि इफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज शिफ्टेड और रोटेटेड
देन द वेक्टर विल नॉट बी चेंज्ड बट द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विल बी चेंज। यहाँ पे कंपोनेंट चेंज हो गया। ये कंपोनेंट कौन सा था? ए कोस थीटा। ये क्या है? ए कोस थीटा डैश। ये दोनों इक्वल ही नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये एंगल अलग अलग है। कोस 30 कोस 60 की इक्वल हो सकता है? नहीं। वैसे ही अब देखते हैं फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये मैंने शायद पहले बता भी दिया है कि एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। जैसे कि ऑप्शन में दे दिया कि इन चारों में से कौन सा वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन है कि इन चारों में से कौन सा वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं हो सकता है। आंसर है ये। अब जीरो सोच रहे होगे, नहीं, जीरो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वो हम बाद में समझेंगे, जब टाइप्स ऑफ वेक्टर समझेंगे तो वहां पर जीरो वेक्टर क्या होता है वो भी समझेंगे। तो जीरो भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, बट वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता। इसलिए आंसर ये है। अब फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हमने देख लिया था, वेक्टर का इंपॉर्टेंस समझ रहे थे वहां पर कि इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों? इसके पास डायरेक्शन भी है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है। डायरेक्शन, यस, करंट एक वायर में डायरेक्शन में तो बहता है, या तो करंट से लेफ्ट टू राइट, वायर में लेफ्ट टू राइट करंट बह रहा है, या फिर राइट टू लेफ्ट, ये डायरेक्शन हो गया उसका। दूसरा उसके पास मैग्नीट्यूड भी है, 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 0.2 एम्पियर, 0.4 एम्पियर, कुछ भी हो सकता है। मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। तो वो वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है? क्यों? सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो वो फॉलो ही नहीं करता वेक्टर्स का, वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा, इसलिए वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो अभी तक हमने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स खत्म कर लिए हैं। अब हम समझेंगे कि वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं। एंगल बिटवीन वेक्टर्स को हम देखेंगे। अब हम देखते हैं कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होता है और उसे कैसे फाइंड किया जाता है। तो अगर आपको दो वेक्टर्स दिए हुए हैं तो उसमें जो छोटा एंगल जो बना रहा है, स्मॉलर एंगल, उसको ही कंसीडर करना है। फॉर एग्जांपल एक वेक्टर ये दिया हुआ है, ये वेक्टर बी, ये एंगल θ1 है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और ये थीटा डैश है, ये एंगल θ2। तो कौन सा एंगल कंसीडर करना है? स्मॉलर वाला। जैसे दो वेक्टर ऐसे जुड़े हुए हैं तो दो एंगल बना रहे होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। तो कौन सा एंगल हमें कंसीडर करना है? ये वाला, छोटा वाला, स्मॉलर एंगल। कंसीडर ओनली स्मॉलर एंगल एज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। स्मॉलर एंगल को ही बनाना है। दूसरा, जब हम वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाल रहे हैं, अगर मान लो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो ये थीटा एंगल बिटवीन ए वेक्टर ए एंड बी है? नहीं। जब हमें एंगल निकालना हो दो वेक्टर के बीच का, तो या तो वो टेल टू टेल कनेक्टेड होने चाहिए या तो हेड टू हेड कनेक्टेड होने चाहिए। यहाँ पर टेल टू टेल है? नहीं, यहाँ पर ये इसका हेड आ गया, यहाँ पर इसका टेल आ गया। टेल हेड कनेक्शन नहीं चलेगा, टेल टू टेल या फिर हेड टू हेड। तो ये एंगल थीटा है ना, वो वेक्टर के बीच का एंगल नहीं है। यहाँ पर ही है θ1। क्यों? क्योंकि ये दोनों टेल टू टेल कनेक्टेड है। अगर ये वेक्टर ऐसे रहता, ये वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी हो गया और ये एंगल थीटा है, तो क्या ये थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है? यस। जब वेक्टर हेड टू हेड या टेल टू टेल कनेक्टेड हो तो जो स्मॉलर एंगल बनेगा वो एंगल को हमें कंसीडर करना है एज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ये वाला नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो ये इसका हेड आ गया और इसका टेल है, ऐसे नहीं। इसको हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को फाइंड करने के लिए इसको पैरेलल शिफ्ट कर देंगे, तो ये वेक्टर यहाँ आ जाएगा। पैरेलल शिफ्टिंग अलाउ है वेक्टर्स की। क्यों? क्योंकि पैरेलल शिफ्ट करने के बाद वेक्टर चेंज नहीं होता। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ अ वेक्टर इज शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ देन द वेक्टर विल नॉट बी चेंज्ड। तो हमने पैरेलल शिफ्ट किया तो वेक्टर वही है, ये बी वेक्टर ही है। हमने ना मैग्नीट्यूड चेंज किया ना डायरेक्शन चेंज किया। अब ये टेल टू टेल कनेक्ट हो गया, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर। अब जो थीटा होगा ना, ये थीटा डैश, वो होगा इन दोनों के बीच का एंगल। अब देखो ये टोटल एंगल 180 डिग्री होगा, ये हमने थीटा दिया होगा तो 180 माइनस कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो वेक्टर के बीच का एंगल निकालते टाइम हमें ये ध्यान रखना है कि वेक्टर टेल टू टेल कनेक्टेड हो या हेड टू हेड कनेक्टेड हो। आगे हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, सो टेंशन मत लीजिएगा। दूसरा, वी कैन फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स बाय डॉट प्रोडक्ट। ये डॉट प्रोडक्ट क्या है? जैसे स्केलर्स में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इजीली, 2 2 या 4। तो वेक्टर्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो दो तरीके से होता है। वेक्टर प्रोडक्ट
क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट, तो हम वो बाद में देखेंगे। लेकिन अभी हम ये याद रखना है कि डॉट प्रोडक्ट से दो वेक्टर के बीच का एंगल निकाला जा सकता है। ये डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है, डॉट प्रोडक्ट का। ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा। थीटा क्या है? उन दोनों के बीच का एंगल जो है ना, उन दोनों वेक्टर के बीच का, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये फॉर्मूला कैसे आया, ये फॉर्मूला हम कैसे पढ़ेंगे आगे देखेंगे कि डॉट प्रोडक्ट में देखेंगे अच्छे से। तो हमने एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स देख लिया। पहला कि हमेशा छोटा वाला जो एंगल होता है, स्मॉलर एंगल, उसको ही कंसीडर करना है एज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दूसरा कि वेक्टर को जब हम एंगल कंसीडर कर रहे हैं तो वो दोनों वेक्टर या तो टेल टू टेल कनेक्टेड होने चाहिए या तो हेड टू हेड कनेक्टेड होने चाहिए, तो ही हम उस एंगल को एंगल बिटवीन वेक्टर्स मानेंगे। ये वाले में नहीं, यहाँ पर देखो हेड और इसका टेल कनेक्टेड था, तो हमने उस एंगल को, इसको कंसीडर नहीं किया। हमने सॉल्व कैसे किया? इसको पैरेलल शिफ्ट कर दिया। पैरेलल शिफ्ट करने के बाद ये टेल टू टेल कनेक्टेड हो गया, तो ये एंगल अब हम कह सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। ये टोटल 180 होता है, ये एंगल दिया होगा, तो 180 में से ये माइनस कर देंगे तो आंसर हमें आ जाएगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं वेक्टर के बीच के एंगल के ऊपर, तो हमें पता चलेगा कि वेक्टर के एंगल को कैसे फाइंड करना है, कि दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे फाइंड करेंगे, कौन सा एंगल हम कंसीडर करेंगे, तो सब क्लियर होगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, इसके बीच का ये थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री। तो हमें फाइंड करना है कि वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा। थीटा दिया हुआ है तो कितना होगा? 30 डिग्री। क्यों? अगर ये ऐसे कनेक्टेड होता तो ये थीटा क्या इन दोनों के बीच का एंगल होता? नहीं, लेकिन अभी है। क्यों? क्योंकि ये टेल टू टेल कनेक्टेड है, इसलिए जो एंगल दिया हुआ है वही इन दोनों के बीच का एंगल है। दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर हेड टू हेड कनेक्टेड है। टेल टू टेल कनेक्टेड हो या हेड टू हेड कनेक्टेड हो, तो जो एंगल दिया हुआ है वही होगा, तो इसका भी आंसर कितना होगा? 45 डिग्री। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लिख दें 20 डिग्री, 120 डिग्री। आंसर है ये? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, ये इसका हेड हो गया और ये इसका टेल हो गया। टेल हेड कनेक्शन नहीं, या तो टेल टू टेल कनेक्ट होना चाहिए या तो हेड टू हेड कनेक्ट होना चाहिए, पर यहाँ पर हेड और टेल कनेक्टेड है, तो ये जो एंगल दिया हुआ है वो इन दोनों के बीच का एंगल नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस को डील करने के लिए हमने क्या किया था, इस वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, ऐसे शिफ्ट कर दिया। ये जो ए वेक्टर है इसको हमने पैरेलल शिफ्ट कर दिया। पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर अलाउ होता है, क्यों? क्योंकि वेक्टर चेंज नहीं होता। इंपॉर्टेंट पॉइंट फर्स्ट यही तो लिखवाया था कि वेक्टर को हमने पैरेलल शिफ्ट किया तो वेक्टर चेंज नहीं होगा। अब देखो, ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, ये टेल टू टेल कनेक्ट हो गए, तो ये जो एंगल थीटा होगा वो इन दोनों के बीच का एंगल होगा। तो थीटा कैसे फाइंड करेंगे? टोटल कितना है? 180। ये पूरा एंगल कितना होगा? 180। इसमें से 120 ये है, तो ये कितना होगा? 60। तो हमारा आंसर कितना है? 60 डिग्री। यहाँ पर टेल टू टेल कनेक्टेड था, तो जो एंगल दिया हुआ हमने लिख दिया कि यही एंगल है इन दोनों के बीच का। यहाँ पर हेड टू हेड कनेक्टेड था, तो ये एंगल स्मॉलर वाला ही। लेकिन यहाँ पर हेड और टेल कनेक्टेड था, तो ये एंगल हम नहीं लिख सकते हैं। ये एंगल इन दोनों के बीच का एंगल नहीं है। जब हमें वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना हो तो या तो उसे टेल टू टेल कनेक्ट करो या तो हेड टू हेड कनेक्ट करो। नहीं कनेक्टेड है तो पैरेलल शिफ्ट करो। पैरेलल हमने इसको शिफ्ट कर दिया तो अब टेल टू टेल कनेक्ट हो गए। तो ये जो एंगल स्मॉलर वाला बन रहा है वो इन दोनों के बीच का एंगल है, वो हमने फाइंड कर लिया। अब ये क्वेश्चन देखो, ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर, सी वेक्टर, दो एंगल दिए हुए हैं। हमें फाइंड करना है कि ए और बी के बीच का एंगल कितना है। सीधा दिख रहा है, ये टेल टू टेल कनेक्टेड है, तो जो एंगल दिया हुआ है वही इसका आंसर होगा 90 डिग्री। वेक्टर ए और बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल निकालना है, तो ये टेल टू टेल कनेक्टेड है, तो कितना डिग्री दिया हुआ है? 90 डिग्री, तो आंसर वही होगा। दूसरा, वेक्टर बी और वेक्टर सी, ये वेक्टर बी रहा, ये वेक्टर सी रहा, ये 30 डिग्री लिख दें? नहीं। क्या है 30 डिग्री इन दोनों के बीच का एंगल है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका ये हेड है, इसका टेल है, ना तो ये टेल टू टेल कनेक्टेड है ना तो ये हेड टू हेड कनेक्टेड है। तुम क्या करेंगे, इस वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्ट कर देते हैं, वेक्टर बी हो गया। ये एंगल कितना है? 30 डिग्री। ये पूरा एंगल कितना होता है? 180।
तो उसमें से 30 इधर, तो ये कितना बचा 150 डिग्री। तो वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच का एंगल कितना हुआ 150 डिग्री, टेल टू टेल कनेक्टेड। इस वेक्टर को हमने यहाँ से ऐसे पैरेलल शिफ्ट कर दिया, तो ये इस वेक्टर का टेल हो गया बी का और ये सी का हो गया, तो टेल टू टेल कनेक्ट हो गया। तो ये जो एंगल बना ये 30 है, तो ये 150, तो ये 150 इसका आंसर। अब हमें फाइंड करना है वेक्टर ए और वेक्टर सी, वेक्टर ए और वेक्टर सी क्या ये हेड टू हेड कनेक्टेड है? यस। तो ये एंगल जो होगा वही इन दोनों के बीच का एंगल होगा। अब ये एक ट्रायंगल है, टोटल कितना होगा 180, तो ये 90 प्लस 30 कितना होगा 120, बचा कितना 60, तो आंसर कितना होगा 60 डिग्री। बस हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम एंगल निकाल रहे हो तो उसे उन दोनों वेक्टर्स को या तो तुम टेल टू टेल कनेक्ट करो या तो तुम हेड टू हेड कनेक्ट करो। यहाँ पर हेड टू हेड कनेक्टेड था, तो ये जो थीटा एंगल बन रहा है यही इन दोनों के बीच का एंगल है। यहाँ पर पहले से ही टेल टू टेल कनेक्टेड था, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया 90 डिग्री ए और बी के बीच। लेकिन यहाँ पर हेड और टेल कनेक्टेड था, इसलिए बी और सी के बीच का एंगल हमें फाइंड करना पड़ा पैरेलल शिफ्ट करके। इस वेक्टर को हमने पैरेलल शिफ्ट कर दिया यहाँ पर, तो ये वेक्टर बी हो गया, ये वेक्टर सी है। अब टेल टू टेल कनेक्ट हो गया, तो ये जो एंगल बना है वही इन दोनों के बीच का एंगल होगा, तो हमें आंसर मिल गया 150 डिग्री। ये तो मैंने समझा दिया। अब देखिए 5th क्वेश्चन, इसको मैं क्या बोलता हूँ, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में ये वेक्टर 30 डिग्री डाउन है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस दिया हुआ है। अब हमें फाइंड करना है वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल। ये रहा वेक्टर बी ए और ये रहा वेक्टर बी, तो इन दोनों के बीच का एंगल कैसे फाइंड करें? ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितना ऊपर है 30 डिग्री, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कितना नीचे है 30 डिग्री, तो वेक्टर ए ऐसे होगा ना, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री, टेल टू टेल कनेक्टेड है। ये मैंने यहाँ से उठा के ऐसे रख दिया, पैरेलल शिफ्टिंग है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही तो है, ये तीनों अलग अलग दिया हुआ है कंफ्यूज करने के लिए। एक्चुअली में ये डायग्राम ऐसे भी तो बन सकता था ना, ए वेक्टर एक्स एक्सिस से ए वेक्टर 30 डिग्री अप है, 30 डिग्री अप, लेकिन अलग अलग दिया ताकि कुछ मिस्टेक कर दें हम कैलकुलेशंस में। यहाँ पर सी वेक्टर कैसा है, ऐसा है, ये टोटल एंगल 45 डिग्री है, देख रहे हो। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना है, वेक्टर ए और वेक्टर बी इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 30 प्लस 30 60। वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच का एंगल कितना हो गया, ये 30 डिग्री अप है, ये 45 डिग्री डाउन है। ये वेक्टर सी कितना है, वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच का एंगल निकालना है। वेक्टर बी इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से 30 डिग्री डाउन है, वेक्टर सी इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से 45 डिग्री डाउन है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, ये वाला, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, सी पे 45 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ 15 डिग्री, तो ये इसका आंसर हुआ। अब वेक्टर ए और सी, वेक्टर ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस से 30 डिग्री अप है और वेक्टर सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से 45 डिग्री डाउन है, वेक्टर सी 45 डिग्री डाउन, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ 75 डिग्री। ऐसे फाइंड करना, ये अलग अलग दिया हुआ है, हमने एक में ड्रॉ कर लिया तो इजीली हो गया। वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल निकाला, बी एन सी एन सी के बारे में। तभी तक हमने क्वेश्चंस देख लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर्स में।